नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। ईद के मौके पर अखिलेश यादव की बेरुखी का दर्द एक बार चाचा शिवपाल की जुबान पर फिर छलक आया। शिवपाल ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि शिवपाल यादव ने क्या सियासत को गरमाने के लिए ये एक भावनात्मक चाल चली है, या सच में शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं, या फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव अखिलेश को आने वाले खतरे का एहसास करा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हमने उसे चलना सिखाया, पर वो हमें रौंदता रहा। ईद मुबारक। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के दबंग और कर्मठ नेता शिवपाल यादव के हैं। हालांकि ये दबंग इन दिनों समाजवादी पार्टी के नए मुखिया के हाथों लगातार अपमान का घूंट पीकर भी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से किए गए वादे को निभा रहा है। शिवपाल ने यह भी कहा कि मैंने अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर उससे समझौता किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असल हकदार हैं। शिवपाल सिंह जी हृदयहीन राजनीतिज्ञ नहीं हैं। भावनाओं के साथ लोग जीवन जीते हैं, और जो भावनाओं के साथ लोग जीवन जिएगा वह अपमान पर आहत होगा। लेकिन शिवपाल सिंह जी का जो दर्द है वह सिर्फ शिवपाल जी का दर्द नहीं है। समाजवादी आंदोलन को जीने वाले, समाजवादी मूवमेंट को प्राण देने वाले, समाजवादी आंदोलन को जीवित रखने वाले हर एक सच्चे और प्रगतिशील समाजवादी का दर्द है। तो उनका दर्द न होना स्वाभाविक है। तीसरे सवाल है चाचा को लेके। बहुत साफ है कि चाचा का एक राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल से समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ था, और इसको बार बार हम लोगों ने कहा कि उनका खुद का कोई सिंबल नहीं था। उन्होंने ऑफर करा कि मैं पार्टी से ही लड़ूंगा, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो लड़े, जीते। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी कोई दोहरे चरित्र की राजनीति नहीं करी। अखिलेश यादव जी अंतस मन से राजनीति करते हैं, भलाई की राजनीति करते हैं, मानवता की राजनीति करते हैं। वो किसी तरह की कटुता की राजनीति, किसी तरह के कनिंगनेस की राजनीति नहीं करते हमारे नेता। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले ही चाचा भतीजे के बीच विवाद गहराता रहा और अपने खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी को खुद मुलायम सिंह यादव टूटते बिखरते हुए देखते रहे। विरोधी दल परिवार की आपसी फूट पर चुटकियां लेते रहे और समाजवाद की परिभाषा गढ़ने वाला ये परिवार धीरे धीरे बिखरता चला गया। सियासी मंच पर अफवाहों का बाजार कुछ ऐसा गर्म हुआ कि ये तक कहा गया कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल पर हाथ तक उठा दिया। हालांकि बाद में इन अफवाहों पर विराम जरूर लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्ता समाजवादियों के हाथ से जा चुकी थी और परिवार की अंतर्कलह ने सपा कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा कर दी थी। सपा बिखर चुकी थी। तब की बिखरी सपा एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसी तरह यूपी में 2022 में 100 से ऊपर सीटें तो हासिल कर सकी, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खत्म कर सपा में आए शिवपाल को अपमान का घूंट आज भी पीना पड़ रहा है। 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी प्रसपा को सपा में शामिल होने पर महज 1 सीट दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि शिवपाल अपने बेटे के लिए सीट चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया था कि 2022 में परिवार से कोई भी सदस्य सियासी चौखट पर नहीं उतरेगा। सपा मुखिया अखिलेश के इस कड़े रुख के चलते शिवपाल यादव तो अपने बड़े भाई के कदमों पर चलते रहे और सपा कार्यकर्ताओं में कोई गलत संदेश न पहुंचे इस कारण चुप रहे। लेकिन सपा परिवार की बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने भाजपा ज्वाइन करके बगावत कर दी। यही नहीं, सपा के गढ़ में ही जाकर भाजपा के पक्ष में वोट भी मांगे थे। सपा को एक बार फिर सत्ता हासिल नहीं हुई। परिवार की बगावत अब सरेआम है। ईद के पावन मौके पर MY फैक्टर के गठजोड़ को मजबूत करते आ रहे शिवपाल यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया और सियासत फिर गर्मा उठी। आपको बता दें कि अपने बड़े भाई की सियासत में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शिवपाल यादव पार्टी को खड़ा करने में जमकर पसीना बहा चुके हैं। पर्चे बांटने से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है।
मुलायम सिंह यादव की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सीखने वाले दबंग शिवपाल को मुलायम यूं ही कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपते थे, बल्कि हनुमान की तरह शिवपाल मुलायम सिंह के एक आदेश पर किसी भी काम को संजीदगी और बेहतर तरीके से अंजाम देते थे। फिर वो चाहे जनेश्वर मिश्र और चौधरी चरण सिंह की जनसभाओं की बात हो या फिर संगठन को मजबूत करने की। मुलायम सिंह अपनी राजनीति के चलते कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ जाते रहते और शिवपाल लोगों के बीच घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते और भाई मुलायम का प्रचार करते। शिवपाल राजनीति में आए 1988 में। 1988 से 1991 और फिर 1993 में वो जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1995 से लेकर 1996 तक वे इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। इसी बीच 1994 से 1998 के बीच शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के भी अध्यक्ष बने। 1996 में मुलायम सिंह ने जसवंत नगर विधानसभा से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया। उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता। वो 1996 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 20 साल से विधानसभा के सदस्य शिवपाल समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं में शिवपाल अपने अच्छे बर्ताव के लिए भी मशहूर रहे। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में वो कई अहम मंत्रालयों के मंत्री रहे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। शिवपाल लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होने के बाद से ही शिवपाल यादव किनारे कर दिए गए और ईद के इस मौके पर शिवपाल का दर्द एक बार फिर छलक आया। हालांकि सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये भी है कि अखिलेश से नाराज चल रहे आजम खान से मिलकर शिवपाल यादव भविष्य में एक नए मोर्चे का गठन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस तरह से उपेक्षा शिवपाल यादव की क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या सियासी राज है, ये समझना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अल्पना वाजपेयी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अल्पना जी, आपको सबसे पहले हम बात रखने का मौका देंगे। ये जो सियासत गरमाई हुई है, जिस तरह से ट्वीट किया है शिवपाल यादव ने, इतनी उपेक्षा है तो शिवपाल खुद पार्टी छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं? देखिए, जो व्यक्ति इतने सालों से समाजवादी पार्टी में रहा होगा, जिसने उस पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया होगा, उस व्यक्ति के लिए पार्टी छोड़ना बहुत मुश्किल काम है जी। और जिस परिवार में वो पले बड़े, जिस बड़े भाई के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और उनको छोड़ पाना भी शायद नामुमकिन जैसा ही है। उनको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने गलती कर दी अपनी पार्टी से सपोर्ट ज्वाइन करके? इस वक्त क्या उनको ऐसा लग रहा है? अब देखिए, ये तो उनके अंदर क्या चल रहा है, ये हम लोग बतौर प्रवक्ता या कार्यकर्ता नहीं समझ सकते हैं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के बीच में जब भी वो बैठते हैं तो बात यही होती है कि हम लोगों को अपना संगठन मजबूत करना है और हमें समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद चाचा शिवपाल ने भले ही अपना राजनीतिक सफर जारी रखा हो, लेकिन उतनी मजबूती तो नहीं मिली ना। नहीं, बिल्कुल वो बहुत मजबूत हुए थे, उनका संगठन बहुत मजबूत था और शायद उन्होंने समाजवादी पार्टी के बराबर ही अपना संगठन खड़ा कर लिया था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम पर। लेकिन चुनाव के समय जब विधानसभा के चुनाव आए तो हम लोगों ने देखा शायद उनका ये आखिरी प्रयास हो या ये उनकी अपनी तरफ से की गई कोई कोशिश हो, बड़ी कोशिश थी कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी के लिए हम समर्पण करके देखें, शायद हम सब मिलकर फिर इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाए, हम फिर से समाजवाद का झंडा लहराएं। लेकिन वो उनका सपना बिखर गया, टूट गया। अब उसके पीछे अखिलेश जी की क्या सोच है, अखिलेश जी किस तरह का अपने, लेकिन ईद के मौके पर इस तरह का ट्वीट करना, क्या इसको किस तरह से देखा जाए? हो सकता दर्द है, पहले जब दर्द है या इसके पीछे कुछ सियासत है, कोई सियासी संकेत दे दिए कि अखिलेश यादव सावधान रहें, इतना हल्के में ना लें।
अगर चुनाव देखा जाए तो वो भी करीबी आ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए वो तो थोड़े दिनों की बात है, लेकिन हकीकत है हम लोग ने आदरणीय शिवपाल जी के चेहरे पे दर्द बहुत देखा है। जब भी वो पार्टी में बोलते हैं या हम प्रवक्ताओं की बैठक में रहते हैं तो उनके चेहरे पे, उनकी बातों में ये दर्द जरूर रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं, और कमजोर हुए हैं अपनों की ही वजह से, अपनी रणनीतियों की वजह से, और निश्चित तौर पे जिस सम्मान के हकदार थे शायद वो सम्मान जब उन्हें नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दर्द तो छलकेगा ही। आज ईद के मौके पे सारा परिवार, भुवन जोशी जी से आपकी बातों का हम जवाब लेते हैं। भुवन जोशी जी, शिवपाल चाचा ने सब कुछ किया अखिलेश यादव के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर सही तरीके से सम्मान नहीं दे सके तो ऐसी राजनीति से क्या फायदा और ऐसे परिवारवाद से क्या फायदा कि दिखावा ही दिखावा हो और सम्मान ना दिया जाए। दर्द तो छलकना ही है और समाज में आता है। एक बार खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगत चुकी है। देखिए, आज तक मैंने कभी भी पीएसपीएल के बारे में ना तो शिवपाल जी के बारे में कुछ बोला, ना उनके प्रवक्ताओं के बारे में कुछ बोला, लेकिन आज प्रथम बार एपीएन चैनल पर मैं आज बोलना चाहता हूँ। और मैं निश्चित तौर पे बोलना चाहता हूँ क्योंकि देश और प्रदेश जानना चाहता है कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी राजनीतिक दल बनाया और हमारी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ। उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आई और उसके तहत उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। उस सारे कॉलम को पूरा किया गया और वो लड़े भी और जीते भी। और एज ए पीएसपीएल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि सभी को सम्मान, हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को और बल्कि विपक्ष, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहता लेकिन पीछे हमें फोन करके कहते हैं कि अगर कोई सम्मान देना जानता है तो वो नेता केवल अखिलेश यादव है। सर, एक सीट देके कौन सा सम्मान किया? जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी उसको एक सीट आपने दी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। जरा उल्टा रख के देख लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको। अब मैं आपके विषय पे आता हूं, जो आपने विषय नया करा है। सीटों का जब गठबंधन होता है तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, तो ये उनके तय के अनुसार ही हुआ। जब उन्होंने सीट लड़ने को हाँ कर दी तो उन्हीं के अनुसार, इस पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। अब जिस बात पे चर्चा की आवश्यकता है, जो आज आपका विषय है, हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी को सम्मान लेके चलते हैं। और लड़ाई आज इस बात की नहीं होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी जो कि जनक है हेड पॉलिटिक्स से इस उत्तर प्रदेश में, जिसने ऐसे बीज हेड पॉलिटिक्स के भेज दिए, आज उनसे लड़ाई लड़ने का काम केवल माननीय राष्ट्रीय उन पर तो आरोप लग रहा है तानाशाही का, कि अखिलेश जी तानाशाही करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं परिवार के लोगों को। किसी को चुनाव नहीं लड़ाया, एक बहू बगावत कर गई, उसके बाद चाचा के साथ इस तरह की हरकतें हो रही। देखिए वो तो ये कह रहे थे कि बीजेपी में जाना है तो चले जाएं। देखिए, बार बार जब इस तरह का विषय आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की साजिश क्यों ना हो, हम ये कहना चाहते हैं जब बार बार इस तरह का विषय आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना चाहती है तो ये भी करके। तो ऐसा तो तब कहना चाहिए था ना जब शिवपाल यादव की तरफ से कोई बयान आता। अगर मान लीजिए शिष्टाचार मुलाकात किसी से कर ली तो उसमें क्या प्रॉब्लम है समाजवादी पार्टी को? देखिए मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आज ईद का और अक्षय तृतीया जैसा शुद्ध एक त्योहार है। आज गंगा जमुना तहजीब का आज मिलन है। आज के दिन इस तरह की बातें जो परिवार को और समाजवादी आंदोलन, परिवार भी छोड़िए, समाजवादी आंदोलन जिसके सब हम लोग कार्यकर्ता है और माननीय अखिलेश यादव जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, आज का दिन माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का दिन था। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जो फिक्रा प्रस्तावते हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे अकेले लड़ाई के लड़ने का। अच्छा ठीक है, एक और बात, एक और ट्वीट के बारे में जिक्र कर देते हैं आजम खान साहब का। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। ईद मुबारक, ये आजम खान साहब का कहना है। दो बड़े नेता नाराज हैं आपसे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है? से बोलना चाहता हूँ, आजम खान साहब के, माननीय मुलायम सिंह जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के कई दशकों पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। और उनके परिवार का ये बयान आपके चैनल में मैंने देखा था जब उनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनके घर भी गए, उनके जेल भी गए।
और उन्होंने ये कहा था कि हमें कानूनी मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। ये आपके चैनल में और देश के चैनल में हमने देखा है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, इस समय जो लड़ाई है वो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं तो आपको बीजेपी से अगर शिवपाल यादव मिलते हैं इतना क्यों दुख होने लगता है, क्यों आप बौखला जाते हैं? देखिए, हमें कोई दुख नहीं है। राजनीतिक में शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन इस समय मजबूती देने की समाजवादी आंदोलन को जो गति दे रहे हैं उसके ध्वजवाहक हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो सबको साथ लेके चलते हैं और जो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ऐसे नेता के साथ खड़े होने का यह अवसर था। दुश्मनों के साथ जो पॉलिटिकल हमारे एनिमीज है उनके साथ इस तरह का एक वातावरण बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जी धनंजय जी, कोई भी शख्स मिलने आता है या समाजवादी पार्टी को या बाकी दलों को तोड़ने के अक्सर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहते हैं, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आप शिवपाल यादव के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सपा और कमजोर होगी इस बयान से? इसके पीछे कोई सियासी बात नजर आ रही है आपको? रविंदर जी, ये तो होना ही था जी, ये तो होना ही था जी, ये होकर ही रहेगा। क्योंकि जो पिता का नहीं हुआ वो चाचा का क्या होगा? जी, जिसके पिता ने ही कह दिया हो कि मेरा न हो सका, वो चाचा का क्या होगा? और मैं एक नहीं कह रहा हूँ, मंच पे कहा है, माइक पे कहा है, चैनलों पे कहा है, सरेआम कहा है, खुलेआम कहा है, ताड़ ठोक के कहा है और बार बार कहा। जिसने कहा है मुल्ला मुलायम सिंह जी ने कहा है और खुद कहा है। ये एक मिनट धनंजय जी, इन शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं होता किसी मंच से। सियासत करिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आप इस तरह से किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कहते हैं तो बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस शब्दों का इस्तेमाल खुद और ये कहने में वो गर्व महसूस करते हैं। मैं खुद कहा था कि इतने मर गए राम भक्त तो क्या हुआ, मैं और मर जाते तो भी मैं गोली चलवाता। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है, अखबारों में छपी हुई खबरें हैं, कोई मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं रविंद्र जी बहुत बैलेंस बात बोलता हूँ और वही बोलता हूँ जो नेता के मुंह से निकला हुआ। मैं इनके दस्तावेज भी प्रस्तुत, हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब मुलायम सिंह स्वागत योग्य तो नहीं कहे जाएंगे। कहा था कि अखिलेश मेरे नहीं हुए, ये किसी के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं। तो शिवपाल जी को उसी समय समझ जाना चाहिए था। शिवपाल जी जब अलग हुए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अपनी पार्टी की उन्होंने बड़ी रैलियां की, बड़े कार्यक्रम किए और इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवपाल जी ने बड़ी मेहनत की है पार्टी को खड़ा करने में। शिवपाल जी का बड़ा लंबा आप ले लेते, बीजेपी को क्या दिक्कत थी? अगर शामिल होना चाहते तो शामिल कर लिया जाता उनको। अपर्णा को तो शामिल कर ही लिया आप लोगों ने। देखिए, बीजेपी के विचारों का से ओत-प्रोत जो कोई भी होगा, जो तर्पण अर्पण समर्पण करके राष्ट्र सेवा में समर्पित खुद को होना चाहेगा, वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी में आवेदन करेगा, पार्टी में निवेदन करेगा और राष्ट्र को समर्पित होना चाहेगा तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। ये मेरा विषय है ही नहीं। अब रही बात की शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बेइज्जत किया या उन्होंने अपमानित महसूस किया, तो ये तो चरित्र अखिलेश जी का जो सामने आया। कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। आज अखिलेश जी जो संगत में पड़े हुए हैं, जो सामाजिक तत्वों, अपराधियों और जिहादियों के साथ जो अखिलेश जी का तालमेल है, जो उनके पार्टी के कुछ सांसद हैं, उनके कैसे तीक्ष्ण बयान आ रहे हैं। कौन जिहादी कौन है? आपकी नजर में कौन कौन जिहादी, जरा बता दीजिए। उनके पार्टी के कुछ सांसदों ने जो बयान, नाम तो ले लीजिए। नाम आपको खुद पता है कि किन लोगों ने बयान दिए, उनके पार्टी के सांसद। अरे साहब, बीजेपी किसको मानते, मैं कोई आपकी पार्टी में थोड़ी ना हूँ। आप बता दीजिए अगर आपको लग रहा है कोई। उनके शफीकुर रहमान वर्ग से लेकर के तमाम लोगों ने जो बयान दिए थे बहुसंख्यक समाज के खिलाफ में, बुर्का पर चाहे तमाम चीजों पर, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो अलगाववादी सोच के लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनसे घिरे हुए आज अखिलेश यादव हैं। तो जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, जैसी संगत होगी वैसा गुण होगा। चलिए, राहुल जी से भी हम सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, आप किस तरह से देखते हैं शिवपाल यादव के इस बयान को? और समाजवादी पार्टी को भी आपने सुना, प्रगतिशील पार्टी के नेता को भी आपने सुना, उसके बाद बीजेपी को भी सुना। कैसे इस बयान को लेंगे? क्या सियासत गरमाने के लिए ये बयान दिया गया? तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सियासत में काफी सरगर्मी, तेजी लाने के लिए इस प्रकार के बयान दिए गए। लेकिन देखिए, शिवपाल यादव को हम लोगों को काफी समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थी उस रूप में। अपर्णा यादव से लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे दावे जो भी करते, लेकिन उसका कोई राजनीतिक का उस रूप में नहीं था। लेकिन शिवपाल यादव पर हम लोग देखेंगे तो अपर्णा यादव अलग देखेंगे, क्योंकि देखिए इस पार्टी के वो
तिल पार रहे हैं। ये जरूर तय बात है कि यहाँ पे भुवन जी ने कहा कि इस तरह से वो इस पार्टी में शामिल नहीं है अभी, उनका एक अपना अलग दल था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। जी। लेकिन एक तरह से शिवपाल जी का और कहीं कहीं अखिलेश जी के बीच में जो ये दोनों साथ आए, चुनाव प्रचार में भी साथ दिखे, उसका प्रभाव भी था जनता के बीच में। तो जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा या जो समर्थक है, उनकी भावना मैं बता रहा हूँ, वो फील्ड पे जरूर चाहते हैं कि इस तरह से चाचा भतीजे के बीच में जो भेदभाव की स्थिति है वो अगर समाप्त हो जाती है तो इस पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर होता है। जी। तो और ऐसे स्थिति में जहाँ तक शिवपाल और अखिलेश के बीच में दूरी घटनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए, अगर आजम खान भी उस तरह का एक तरह से जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। जी। यहाँ पर देखिए, अभी जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो सफीकुर रहमान का नाम ले रहे थे भरत साहब का, लेकिन वो लोग कहीं कहीं असंतुष्ट चल रहे हैं। तो देखिए, अभी इस समय कहीं न कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब पास आ रहा है, अगर समाजवादी पार्टी को अपने सभी नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं से उनको एकीकृत करने की जरूरत है। और ये जरूरत अभी नहीं देखती है, जब विधान परिषद के चुनाव हम लोग जानते हैं कि उसमें सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का, लेकिन अभी तक इस तरह की जो बयानबाजी शिवपाल यादव ने की, उससे कोई खास फायदा तो इनको मिल नहीं पाया। MY फैक्टर को भुनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी से हम एक भूमिका तैयार कर लें। एक बयान आजम खान से दिलवा दिया, एक बयान खुद दे दिया। देखिए, इतना तय मानिए कि अगर वो अपना कोई दल बनाते हैं तब तो वो कोई विशेष काम नहीं कर पाएगा। वो नुकसान उन्हें भी होगा, अखिलेश यादव जी को भी होगा। हाँ, अगर वो बीजेपी में जाने का कोई निर्णय करते हैं, सीधे सीधे वो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी उन्हें अपने में शामिल करता है, तो फिर समीकरण अलग। ठीक है, दो बातें आपने कही। अल्पना जी, शिवपाल यादव जो है कहते जरूर हैं कि हम समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का सहयोग कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को खत्म करके आगे बढ़े हैं, लेकिन उनका जो सियासी लालच है वो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। नहीं, किस तरह का सियासी लालच? सत्ता में भागीदारी तो चाहते हैं, वो कह दें कि चलो एक सीट भी क्या दी, छोड़ देते हैं भतीजे के लिए। नहीं, देखिए, सियासी लालच की तो कोई बात ही नहीं है ना। जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा किया होगा, सियासी लालच की बात नहीं थी तो दूसरी पार्टी तो बना ली ना उन्होंने। हाँ, बिल्कुल बनाई। देखिए, उनका लालच कहीं नहीं है। देखिए, वो जब भी बोलते हैं, जब भी कोई बात कहते हैं, तो जो उनकी पीड़ा है वो पीड़ा बाहर आ रही है। कहीं पे उनका कोई ऐसा लालच नहीं है, क्योंकि वो लगातार 20 साल से विधायक रहे हैं, हर बार वो मंत्री रहे हैं और वो पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन जिस चौखट पे जाके वो बार बार दरख्वास्त दे रहे हैं, वहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही और उनको लग रहा है कि बार बार उनकी उपेक्षा हो रही है, तो इससे बेहतर तो यही है कि विड्रॉ कर लिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, राजनीति के अपने तरीके होते हैं, लोगों की अपनी रणनीतियां होती हैं, लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं, और ऐसा कोई लालच नहीं। क्योंकि अभी आपको मालूम है, अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। अभी पूरा 1.5 साल हमारे पास में है, किसी के भी पास में है। यानी उसमें एक बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की रणनीति तैयार करेगी प्रगतिशील पार्टी। नहीं, वो पार्टी क्यों समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगी? वो अपने को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से जो अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं तो यही चाहूंगी कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आज सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपने संगठन को ही मजबूत करेंगे। जहां तक हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जब एक बार इतनी गहरी चोट खाई है, तो हाँ, ये जरूर है कि वो बड़े नेता हैं, तमाम लोगों से वो मिलते हैं, तमाम लोगों से उनकी बातें होती हैं, तो उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकलती होंगी, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई चीजें बाहर आती। लेकिन ये बात सच है, जो हम लोगों ने व्यक्तिगत उनको देखा है, कि निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं दुखी तो हैं, और दुखी है वो सब चीजों को, शायद इस बात का कि हम लोग सत्ता में आ सकते थे, कुछ गलतियों की वजह से सत्ता में नहीं आए, शायद अखिलेश जी ने बहुत सी चीजों को, लेकिन पहले दुखी वो ऐसा ही तो नहीं है अखिलेश, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा ना। पिछले समय में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर रही है जिससे अखिलेश यादव इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपको याद होगा, शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से राम गोपाल और अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फरमान जारी करवाया था। इस बारे में आपको खबर होगी? नहीं, वो शायद वही चीज, वही दरार और वही टीस जो है अभी भी सामने आ रही है। अब उस वक्त हम लोगों ने तो इतना चीजों को नहीं समझा था कि ये चीजें कौन सी हैं, क्या, क्योंकि जब ये चीजें अंदर चलती हैं तो बाहर के कार्यकर्ताओं को नहीं पता होता कि अंदर क्या चीजें चल रही है। हम लोग तो अपने नेता को देखते हैं। नहीं, इसमें बाहर क्या, ये तो राजनीति और सारे अखबारों में थी मैडम। नहीं, अब बहिष्कार कराने के लिए उन्होंने कहा तो उसका बदला लिया जा रहा है, तो ये तो समाजवाद कमजोर होगा। देखिए, वो चीजें चाहे कहीं भी रही हो, समाजवाद तो आपने उसी दिन कमजोर कर दिया था शिवपाल यादव ने, जिस दिन पार्टी बनाई थी।
नहीं, पार्टी बनाने के बाद उन्होंने, जब उन्हें लगा कि अभी भी कुछ मौका है, अभी भी हम समाजवादी पार्टी की सरकार को ला सकते हैं, जब उन्हें लगा हम समाजवाद के लिए त्याग कर सकते हैं, उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, और बड़े दिल से किया, बड़े दिल से किया था। उसके उस समय में कहीं कोई ऐसी भावना नहीं थी। उनकी ये भावना था कि हम सत्ता में आएंगे, समाजवादियों की फिर से सरकार बनेगी और हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, हम पुनः समाजवाद को कायम कर पाएंगे। तब उनके मन में कहीं कोई द्वेष भावना नहीं थी। लेकिन पुरानी चीजों को अगर उसके बदले लिए जा रहे हैं, अगर वो किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता होने के साथ साथ, तो हम लोग तो और बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जा सकते। हाँ, हम लोग यही देख सकते हैं कि हमारा बड़ा नेता सफल हो, हमारा समाजवाद जिंदा रहे और हम कार्यकर्ताओं के हौसले कमजोर ना हो पड़ने पाए। हमारी तो सिर्फ यही चाहत रहती है कि जब भुवन जी से जवाब लेते हैं। भुवन जी, अल्पना जी को सुना आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगीन आरोप लगा दिया आप पे। मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद दिला दिया कि जो पिता का सगा नहीं हुआ वो बाकियों का क्या सगा होगा। भारतीय इस जनता आरोप पार्टी को के कैसे झुटलाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं अभी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नए भस्मासुर अगर कोई बने हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। अभी एक चैनल में सर, वो सत्ता में है, कहां से भस्मासुर हो गए? वो तो सत्ता में आराम से आपकी सारी रणनीति फेल कर दी उन्होंने। करते हैं, आपका परिवार अलग थलग पड़ गया, जिसका फायदा उनको मिल गया। सर, मुझे बताने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लगाया जी। इन्होंने मुकेश साहनी जी हैं, उनकी पूरी वीआईपी पार्टी को खत्म कर दिया, अपने साथ लेके नए भस्मासुर के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इनकी बात को जवाब देना चाहता हूँ। ये तरह तरह के आतंकवादियों से हमारे को जोड़ने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये परिभाषा में भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष विमान से आतंकवादियों को और एक रेड कॉर्पेट में बैठाकर और कंधार में छोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने कराता तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराता। इसलिए ऐसा सर, वो हम पूछ लेंगे फिर कभी। आप तो सिर्फ ये बताइए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। जी बताएं, क्या अखिलेश यादव जी के पिता का ही बयान था ये कि जो पिता का नहीं हो सका वो किसका होगा। उसके बाद अपर्णा अलग हो गई, शिवपाल चाचा ने तो नई पार्टी बना ली थी, हालांकि बाद में वो एक हुए, वो भी मुलायम सिंह यादव के कहने पर। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, इस समय समाजवादी आंदोलन से के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें भारतीय जनता पार्टी की बलूहती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तैयार कर रही है प्रदेश से उन मुद्दों को छीना जा सके, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, चाहे वो परीक्षाएं लीक हो रही है इनके शासनकाल में। तो बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी कर दी थी अखिलेश यादव ने जब बाहर किया था शिवपाल यादव को। अंबिका चौधरी को भी बाहर कर दिया, नारद राय, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह, गायत्री प्रजापति एक साथ सब बाहर। देखिए ये कितनी समझदारी थी सर। देखिए मेरी ये सब भूतकाल की बातें, और आप अभी पीएसपीएल के प्रवक्ता साथी को भी रिजल्ट कार्ड तो सर साले देखे जाएंगे ना सर कि आखिर समाजवादी पार्टी यहाँ क्यों पहुंच गई। शिवपाल यादव का ट्वीट आ रहा, 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप पीएसपीएल की कार्यकर्ता जो प्रवक्ता है उनसे भी आप उनके भूत के बारे में बता रहे थे। मैं निश्चित तौर पे करना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी केवल 3 विजन पे आगे बढ़ रहे हैं। पहला विजन उनका यह है कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई को लड़ने का काम विपक्ष के नेता के रूप में कर रहे हैं। दूसरी लड़ाई समाजवादी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, और तीसरा हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी 3 को विजन मान के अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन को आगे गति देने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं अंदर कुछ और हो, बाहर आप कुछ और बता रहे हो? बिल्कुल, जो अंदर है वही बाहर है साहब। चलिए, राहुल जी कितना सहमत हैं आप इन दोनों की बातों से? कह रहे हैं कि कोई रार है ही नहीं, 2024 की तैयारी मिलकर करेंगे, चाचा को इतना प्रताड़ित नहीं किया जा रहा जितना चाचा को लग रहा है। दोनों चीजों में विरोधाभास नजर नहीं आ रहा। मैं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो पूरी स्थितियां दिख रही हैं, मैं प्रथम खंड में मैं कह रहा था कि विधान परिषद के चुनाव के परिणाम देखिए, खाता नहीं खुल सका। तो अगर वहां पे भी मैं मानता हूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी को उसमें हमेशा बढ़त रहता है, भुवन जी भी पुराने रिकॉर्ड उन्होंने भी देखे होंगे, लेकिन बिल्कुल खाता ना खुले, अगर पार्टी बिल्कुल एकजुट होती, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पहले ही टिकट दे दिए थे, तो यह स्थिति नहीं आती। तो इस तरह से कहीं कहीं पार्टी के भीतर अलग अलग आवाजें इसमें चल रही है। क्योंकि देखिए 2024 अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, सब सोचिए कि मई का महीना चल रहा है 2022 में, अब एक वर्ष 23 को आप छोड़ दीजिए, 2024 के चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अगर पार्टी के भीतर जो भी किसान है और पार्टी के बाहर भी, यानी परिवार के संदर्भ में कह रहा हूँ,
कि अगर अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच में कोई मतभेद की स्थिति है तो उसको सुलझाने के लिए क्या क्या संभावना है, क्या उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ये प्रयास करने के लिए उनके पास समय कम है। तो ये इस प्रकार के प्रयासों की गति जो है वो त्वरित होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के हित के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ बार बार। राहुल जी, हम इसी सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे जो हमने आपसे कहा था कि क्या दोनों ही पार्टियां ऐसी लग रही हैं आपको, जो वरिष्ठ नेताओं की जिन्होंने पार्टी की को नींव दी, खड़ा किया, उनकी उपेक्षाएं होना शुरू हो गई हैं? ये जनरेशन गैप कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल का गठन किया था जी। उसके बाद हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि मार्गदर्शक मंडल की कभी आज तक कोई बैठक भारतीय जनता पार्टी में, आज तक किसी कोई बैठक नहीं हुई जी। तो देखिए, ये जरूर है कि देखिए एक पीढ़ी अंतराल, एक नई जनरेशन आएगी, उसको आपको स्कोप देना है, पुराने पीढ़ी के लोगों को भी आपको सम्मान देना है। उसके मामले में भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई। और इसी प्रकार जिसमें जब एक तरह से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनके परिवार में जो स्थितियां बनी वहां पे, मुझे अभी भी ध्यान है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो कहीं न कहीं लगातार एक तरह से विरोध की स्वर जो है तो वो धीरे चल रहे थे, जो कि 2012 से 17 के कार्यकाल के आखिरी हिस्से में वो स्वर काफी मुखर हो गए थे। और वहां पे भी जो आपने वरिष्ठ नेताओं का नाम बताया, उन नेताओं को जो है कहीं कहीं बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा दिया गया। तो उसमें भी अगर पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग हैं दोनों सबों के साथ मिल करके किया जाता तो उस समय में पार्टी को इतना नुकसान नहीं होता। मैं अभी भी कह रहा हूँ आज के समय में भी अगर इसमें जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के साथ चर्चा करके, परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके अगर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा तो ये चीजें आगे भी सुलझ सकती नहीं। ऐसा नहीं कि सुलझने की संभावना नहीं है, सुलझ सकती है। लेकिन जब आप नहीं सुलझाएंगे तो फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसे में जो मौके क्यों छोड़ेगी, तो वो इस प्रकार के मौकों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेगी। तो और उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर होगा। हम लोग इनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो एक कद्दावर नेता है, तो अगर वो एक साथ एक छतरी पे नम के रूप में भी अगर एक साथ होते हैं तो फिर उससे कहीं कहीं समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी। जी धनंजय जी, आपकी पार्टी पे भी आरोप कम नहीं है, वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा जमकर की गई है, तो आप समाजवादी पार्टी को दोष नहीं दे सकते। और हमेशा देखा गया कि मौके का फायदा, मौके पे चौका जरूर मारती भारतीय जनता पार्टी। तो किसी ये जो नॉक हुई है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर शिवपाल यादव की, क्या समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा? रविंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बताइए, बुजुर्ग नेता का, जो बाहर आकर किसी मीडिया को या किसी को कहे हो कि मेरी उपेक्षा हो रही। आप एक आदमी का नाम बता दें। मैं आपको चैनल पे, आप ही के चैनल पे निवेदन करता हूँ या किसी भी पैनलिस्ट से निवेदन करता हूँ कि बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जिसने मीडिया में कहा हो, किसी से कहा हो। शिवपाल जी खुद ही कह रहे हैं ना, हम तो शिवपाल जी को खोजने नहीं गए थे, आप तो पूछने नहीं गए थे रविंद्र जी कि शिवपाल जी आपको दर्द है क्या। उन्होंने खुद ही बताया कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे अखिलेश परेशान कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा कि ये बेटा मेरा इस तरह का नालायक है कि अपने बाप का नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने, किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने आपसे ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का पूरा सम्मान किया जाता है। एक आयु सीमा निर्धारित की गई है कि इस आयु सीमा के बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहेंगे, और उस सीमा के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होता है, मार्गदर्शक मंडल में होता है या भिन्न भिन्न दायित्वों का, भिन्न भिन्न जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा होता है। और पार्टी समय और काल और खंड के अनुसार जैसी आवश्यकता होती है उनसे मार्गदर्शन लेती है। वो पार्टी का निहायत इंटरनल मामला है, और पार्टी को कहाँ किसकी जरूरत है। इतना हमारा विराट संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी मातृ संगठन और तमाम संगठनों को मिला दे तो फिर इतना बड़ा दुनिया में कोई संगठन ही नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ किसकी यहाँ जरूरत है, किसकी कितनी उपयोगिता है, किसके अनुभव का क्या लाभ लेना है, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, किसका कितना उपयोग और कितना नहीं उपयोग, ये पार्टी जरूरत के हिसाब से तय करती है। और हमारे यहाँ भुवन जोशी जी आपकी बातों से मुस्कुरा रहे हैं कि आपको कोई पार्टी के नेता नाराजी नहीं, आपसे तो कई दल नाराज होकर अलग हो गए। रविंद्र भाई मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। जिस पार्टी में प्रधानमंत्री कहते हो कि कार्यकर्ता होना अत्यंत ही सम्मान का विषय है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वहाँ एक कार्यकर्ता के मन में तर्पण, अर्पण, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हम राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं।
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। भुवन जी, हम सत्ता की एक लड़ाई सवाल में कर रहे हैं लड़ते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की समाजवाद- तरफ से। रविंद्र भाई, समाजवाद के नाम पर मैं पूछ लेता परिवारवाद हूँ, चला पूछ लेता हूँ। और परिवारवाद से इतना संकुचित हो गया। जवाब भी तो ले लेते हैं भुवन जी से, वो कितना सहमत नजर आ रहे हैं आपकी बात से। एक बहुत सीधा सा संदेश देना चाहते हैं भुवन आपको धनंजय, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में अगर कोई बात होती भी है तो वो अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। उनकी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो मीडिया के सामने आकर ये कह रहा हो कि हमारी उपेक्षा हुई हो। लेकिन आपके यहाँ तो आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया के पिता ही कह रहे हैं कि उपेक्षा हुई। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ना, जिनके राजनीतिक गुरु ने आज उनको ऐसे रसातल में ले आए, अपने राजनीतिक गुरु को क्या कहा है, आडवाणी जी का, जोशी जी का, शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक लंबी ऐसे ऐसे लोग जो कि नाम माने जाते थे ईमानदारी के, आज जी जी तो इस देश एक रविंद्र जी, मैं ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ कि इनको पता है आडवाणी जी की उम्र कितनी है? जी एक बार जरा शांत रहेंगे, अपना बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए, आपको जल्दी तो बोलेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करने बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिए धनंजय जी, बताइए। मैं बता इन्होंने क्या करा। भुवन जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही, कोशिश करिए दोबारा जुड़ने की। धनंजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं एक साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जिन लोगों उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, जिन लोगों का इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं। यशवंत सिन्हा का क्या हुआ? शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी से चले गए, दूसरी पार्टी के सांसद हैं और राजनीतिक निष्ठाएं बदलते रहती है समय, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। वो आडवाणी जी का नाम ले रहे थे। मैं उनसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि उनको आडवाणी जी की उम्र का पता है, कितनी आयु है आडवाणी जी की? आडवाणी जी 95 वर्ष के हो गए, 95 ईयर। नहीं तो आवाज दबा दी जाती है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो कट ऑफ एज है ना, उसके बाद उनका मार्गदर्शन लिया जाता है, उनके जीवन में मार्गदर्शक मंडल की बैठक तो होनी चाहिए ना। आपके यहाँ तो मार्गदर्शक मंडल की मैंने बैठक होती है, राहुल जी को बुला कर थोड़े होगी, न राहुल लाल को मुलाकात होगी, न राहुल गांधी को मुलाकात होगी। पार्टी की इंटरनल बैठक होती है, वो लोग मार्गदर्शक मंडल बनाए तो बैठक तो होनी चाहिए। कब की बैठक हो रही है, राहुल जी को थोड़ा बताएंगे वो कब मेरी बैठक हो रही है। किसको बताएंगे फिर? लगातार होती है, निरंतर होती है। आपके तमाम मार्गदर्शन देते हैं, आप लोग पहले सूचना देते हैं। आप लोग जरूरत के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन लिया जाता है उनसे। कब लिया गया धनंजय जी, कब लिया, किन किन मामलों में लिया गया, जरा बता दीजिए तो सारे मामलों में लिया जाता है। अपडेट हो जाएंगे हम लोग भी। नहीं लिया गया है, कभी बैठक ही नहीं हुई है, कभी बैठक नहीं हुई है मार्गदर्शक मंडल की। हमेशा बैठकें हुई हैं और बैठक में उनको बुलाया जाता है, उनके यहाँ जा करके समझा जाता है। कोई सुझाव तो उन्होंने दिया होगा, बता दीजिए कब हुआ। रविंद्र जी, 95 साल के व्यक्ति को आप बुलाएंगे कि आइए, तो उनके यहाँ जाएंगे। अरे भाई, आपको ऑनलाइन होना जमाना है, आप ऑनलाइन। चलिए, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जोशी जी, भुवन जी क्या चाहते हैं समाजवादी के थोड़ा सा माइक पास रखिए ताकि आवाज आपकी क्लियर आ सके। मतलब गिरी जी, मेरा 27 साल का राजनीतिक जीवन है और जसवंत सिंह जी पूर्व रक्षा मंत्री का आज देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, राजस्थान के थे। आपको बता दूं, आपकी राजनीतिक समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, इनके हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और करने के अलग है। और इनके बाद ये करे तो चमत्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही भुवन जी, क्लियर करिए, एक बार फिर से बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी जो राजस्थान से आते थे, उनका हस्त्र क्या हुआ? उन्होंने हस्त्र क्या करा? वो भी तो बुजुर्ग थे, उनके साथ क्या हस्त्र करा? वो एमपी का चुनाव इनकी पार्टी छोड़ के उनको लड़ना पड़ा, उनके संस्थापक सदस्यों में से एक लोग थे। ऐसा हस्त्र इन्होंने करा। ये दूसरों को पाठ सिखाने का काम न करे, ये खुद करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो गलत। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी अपने चाचा को अखिलेश यादव कैसे संतुष्ट करेंगे? कैसे वो कहेंगे कि इस तरह के बयान कम से कम मीडिया में ना आए, अंदर की बात अंदर ही सुलझ जाए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी मैंने जब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी करते हैं, वो अलग पार्टी में है। एक इन्हीं के बयान से मैं जोड़ता हूं माननीय शिवपाल जी को, उनकी अपनी एक अलग पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो इनके गठबंधन से बहुत सारे नेता तोड़ लिए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तोड़ लिए थे। देखिए, राजनीतिक है और निश्चित तौर पर रीता बहुगुणा जोशी के अपने बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे।
देखिए 2.5 गुना हमारी सीटें बढ़ गई हैं, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया, टू पोल पॉलिटिक्स हो गया। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपका सवाल कि आखिर अंदरूनी मामले अंदर क्यों नहीं सुलझते, मीडिया के पटल पर क्यों आ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक संदेश आपको देना चाहती है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो बैठक होती है, बातचीत होती है, लेकिन वो मीडिया में खबरें नहीं आती हैं। आपकी अंदरूनी कलह मीडिया में आ जाती है। देखिए हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा होता है इन्होंने मुंह पे ताले लगवा दिए उनको बिल्कुल रसातल में डाल दिया। हम रसातल में डालने का काम नहीं करते। तो कैसे सबूत के साथ बात करिए ना, आप ऐसे हवाई तीर क्यों चला रहे हैं? किसकी आवाज दबा दी? कौन सा नेता है जिसकी आवाज दबा दी गई और पटल पर अपनी आवाज नहीं रख पाया? राजस्थान के जसवंत सिंह जी, इनकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। आपको इतिहास का पता है नहीं पता, मैं तो चुनाव को देखा है जी। और कोई दूसरा वर्तमान में? आप शत्रुघ्न सिन्हा की भी कोई नन्ही एज थोड़ी है, कब से पॉलिटिक्स में देखिए आप उनका हाथ क्या हुआ। आप अपने धड़े को स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका धड़ा जो टूट गया, प्रगतिशील समाज पार्टी बन गई, उस पर कुछ नहीं कहेंगे? मतलब राजनीति में, आप सियासत में ऐसा भी दौर है कि बस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहो? देखिए हम मानते हैं उनका एक अपना राजनीतिक दल है, वो अपने विचार रख सकते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, इनकी तरह नहीं कि डेमोक्रेटिकल राइट यहाँ हनन कर दें दूसरों का। जो लोग वयोवृद्ध हो जाते हैं उनको बोलने का अधिकार छीनने का काम करते हैं। आपके यहाँ है अधिकार? ठीक है, उसमें राजनीति आपके यहाँ अधिकार है बोलने का? बिल्कुल अधिकार है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की भी माननीय अखिलेश यादव जी बात सुनते हैं और निदान करते हैं। समाजवादी पार्टी की जब कैंपेनिंग चल रही थी, कार्यकर्ता ही बहुत नाराज थे कि टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ, सुनते नहीं है कार्यकर्ताओं की, अपने हिसाब से फैसले ले रहे। खुद राम गोपाल यादव ने सामने आके कहा था जब उनसे बातचीत की गई थी कि भाई वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे। देखिए आपको भी पता होगा 403 सीट थी और हर सीट पे कितने कितने दावेदार थे। हर एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता, कोई भी राजनीतिक दल ना हो। इसके अलावा अगर कार्यकर्ता की मान सम्मान, तो जब इतने सारे दलों को आपने शामिल किया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अपने चाचा को भी कुछ ज्यादा सीटें बढ़ा के देते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक सीट दी। देखिए ये तो उनका आपसी समझौता है ना, इस पे ये आपसी समझौता हो गया। यही तो अपेक्षा की बात चल रही है कि बाकी दलों से जो बाहर से लोग आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बाद में आए हैं, उनको आपने इतनी तवज्जो दे दी, लेकिन जो चाचा आपके साथ है, खून है जो, उनकी उपेक्षा हो रही है। देखो तजुर्बों में किसी की कमी नहीं है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ता की बात भी नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता सुनते हैं। ये बचने का अच्छा तरीका, फिर आप साधारण कार्यकर्ता हो जाते हैं, तो क्योंकि जवाब नहीं होता ना। हम तो बहुत साधारण कार्यकर्ता है, तो बड़े नाम हैं जिनके नाम। अल्पना जी क्या चाहती है आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से कि चीजें मजबूत हों, और क्या ये सही तरीका है कि सोशल मीडिया पर अंदरूनी कलह को बाहर ले आना? ठीक है, एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आडवाणी जी के लिए भी कहा गया, लेकिन वो दर्द सोशल मीडिया पे आ जाता है, ये बहुत मुश्किल खड़ी करता है पार्टी के लिए। ये पार्टी का जो दर्द वो नेता का दर्द है, वो पार्टी का दर्द तो नहीं, वो नेता का दर्द है। और नेता अपने दर्द को सोशल मीडिया नहीं तो इससे बचना नहीं चाहिए क्या? अब अगर सब चीजें बचती रहेंगी तो दर्द तो दबाया नहीं जाता है ना, दर्द तो कहीं छलकता ही है। दर्द को कैसे कोई दबा सकता है? किसी न किसी तरह छलकेगा और वो छलका। और मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि हम लोग तो अभी भी यही चाहते हैं कि चाहे आदरणीय चाचा जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, जब तक नेताजी हैं और नेताजी के सामने तो कम से कम समाजवादी घड़ा एक रहना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर आगे की रणनीति में एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए। ये बड़े नेताओं की जो भी चीजें होती हैं उनसे आम कार्यकर्ताओं का कोई लेना देना नहीं होता, ना वो आम कार्यकर्ताओं से पूछे कोई डिसीजन लेते हैं, ना वो लोग ये कहते हैं कि क्या हमसे पूछेंगे कि हम ये बोले या ना बोले। ये उन नेताओं की अपनी चीजें होती हैं, अपने तरीके होते हैं। उसमें हम सबकी इच्छा यही होती है कि समाजवाद को जिंदा रहना चाहिए, तभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तभी पार्टियां मजबूत रहेंगी। तो निश्चित तौर पे नेताओं का जो दर्द है वो भी कार्यकर्ताओं से अगर अपना जुड़ाव महसूस करके ही बाहर आए तो अच्छा। और हम तो उम्मीद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि समाजवाद भुवन जी आपकी पार्टी क्या प्रयास करेगी? जितने भी क्या नेता वो सब एक हो। ये जो सिलसिला ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस पे विराम लगेगा? देखिए जो महत्वपूर्ण विषय है इस समय 2024 में हमारे अलायंस भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर लिया। जी बिल्कुल। राहुल जी, इस सियासत को कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी जो तैयारियों में जुट गई है, सीटें ज्यादा लाकर बहुत खुश थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके
तस्वीर फिर से बदलने लगी है, अंदरूनी कलह फिर से सामने आती जा रही है। क्या ये चीज़ें समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी? दूसरा सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से पटल पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक आदमी के हाथ में कमान चली गई और बाकी लोगों से कोई बातचीत कर समझौता नहीं लिया जाता, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, जो आपको यूथ से, सबको एक साथ बैठाल कर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ फैसला लेना है और उस पर अमल करवाना है। क्या तानाशाही शुरू हो गई है? ये दो तरह की चीजें सामने आ रही हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है हमारे साथ राहुल जी का, वापस लौटेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे अगर जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं। धनंजय, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, एक व्यक्ति के हाथ में कमान है, किसी से फैसला नहीं लेना, किसी से चर्चा नहीं करना और सिर्फ अपनी बात रखना और उस पर अमल करवाना। देखिए, ऐसा अन्य पार्टियों में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय में विश्वास करती है, यहाँ सभी मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। हमारे संगठन का स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है और सारा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया बनी हुई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा सामूहिक निर्णय होते हैं। और जो बात आप समाजवादी पार्टी पे कह रहे हैं, मैं या किसी भी राजनीतिक दल पे, उसमें कहूंगा कि मैं किसी शायर ने कहा है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा और घर की बात घर में रहे तो अच्छा। बात दूर तक निकलेगी तो दूर तक जाएगी। समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है और तेजी से बिखर रहा है और ये चुनाव तक तो टिकेगा भी नहीं। बहन मायावती ने तो कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे अखिलेश जी, ये बहन मायावती के शब्द हैं, मेरे नहीं शब्द हैं। और दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि अगर पिताजी का जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ चाचा का सम्मान नहीं है, समाजवाद के नाम पर तो रविंद्र जी आप भी जानते हैं कि सिर्फ परिवारवाद चला है। मुलायम सिंह यादव जी के बाद उनके पुत्र अखिलेश जी, तो ये तो पूरी तरह से परिवारवाद है, इसमें समाज कहाँ है? चलिए, परिवारवाद पर तो शोषण हुआ है, परिवारवाद पर तो अक्सर सवाल उठाती रही बीजेपी, लेकिन उस परिवारवाद को आप भुना नहीं पाए थे इस बार, क्योंकि अखिलेश यादव ने घर से या परिवार से किसी को टिकट दी नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक संकेत जरूर यहाँ पर शिवपाल यादव ने दे दिए हैं कि अगर आने वाले वक्त में 2024 का चुनाव लड़ना है तो शायद उनका भी ध्यान रखना होगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी इस बयानबाजी से बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव को। अगर अखिलेश यादव सुन लेते हैं तो शायद कुछ अच्छा और बेहतर वहां देखने को मिले, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या फिर से दो धड़ों में बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी? एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को नुकसान होता नजर आएगा। आगे भी तमाम बड़े मुद्दों के साथ हम लोकतंत्र में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।